तो विकास भैया क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बहुत लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या तो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर 1 बहुतों ने मैसेज किया कि भैया स्टार्ट कीजिए, लेकिन क्या करें, थोड़ा हिस्ट्री का कल एग्ज़ाम है और हिस्ट्री का पेपर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उन्हें बहुत बड़ा हिस्ट्री का चैप्टर है ना, तो उसमें से अलग अलग तरह का क्वेश्चन बहुत ही आ सकता है। कोई पूछ रहा है कि कौटिल्य का सप्तांग नियम बताओ, कोई बोल रहा है कौटिल्य का राज्य के बारे में क्या कहा था, कोई बोल रहा है कौटिल्य ने राजस्व के बारे में क्या कहा था। अलग अलग क्वेश्चन है सब, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। चलो आते हैं, ज्योग्राफी में तो और ज़्यादा दिमाग खराब हो बाबा, इतना ये सब तो समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है आप लोग का ज्योग्राफी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखो सबसे पहले ही आप लोग का बाउंसर देने वाला है 5 मार्क्स का। 3 ठो क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 ठो क्वेश्चन में से एगो मारना है, ठीक है। तो एगो हिट करना है। देखो क्या क्या है, हम 6 गो देंगे, 6 गो में से एगो तो आ ही जाना चाहिए। एगो ये मॉडल पेपर 1, एगो मॉडल पेपर 2, 5 मार्क्स का तो एगो पक्का आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कूल जालिम हुआ, आसान क्वेश्चन नहीं दिया, एकदम पूरा हार्ड ही दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका स्कूल जालिम है, ठीक है। तो किसी एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पार्ट ए, देखो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बांटा गया है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। और हालांकि मेरे यहाँ पर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए हम ज्योग्राफी का पढ़े तो नहीं है ठीक से, इसलिए खाली क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जॉन हेनरी प्रॉट द्वारा प्रतिपादित भू संतुलन का अवधारणा का सचित्र व्याख्या कीजिए। तो हम लोग को पता है ना, प्रॉट है और एगो आदमी था जो कि क्या किया था, भूमि कैसे संतुलित है उसके ऊपर अवधारणा दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन कॉन्सेप्ट का बताना है, क्या कॉन्सेप्ट था। विभिन्न प्रकार के भ्रंशों और विभिन्न संरचनात्मक तत्वों का विशिष्ट चित्रों का साथ वर्णन करो। देखो भ्रंश क्या होता है, जब भी पृथ्वी के नीचे दो प्लेट है, पता है हम लोग को। अब ये जो प्लेट है, तो प्लेट जब आप पीछे घुसकता है या फिर सामने की ओर जाता है या फिर इधर राइट लेफ्ट घसकता है, तो इसमें क्या आता है, ऊपरली जमीन में दरार आ जाता है, ठीक है। ऊपर में दरार आता है तो वही उसी को बोलते हैं भ्रंश, ठीक है। तो भ्रंश के बारे में पढ़ना है, क्या क्या है, कैसे कैसे है, देखेंगे आगे। आंसर दिया हुआ है इधर। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय तापमान की विभिन्नता के 5 प्रमुख कारणों का सचित्र व्याख्या करो। ये तीनों में अगर हम कहें कि सबसे आसान कौन सा है, तो सबसे आसान सी नंबर है, ठीक है। वायुमंडलीय तापमान के विभिन्नता के 5 प्रमुख कारणों का सचित्र वर्णन करो। तो देखो आंसर हम पे हम लोग आते हैं। जॉन हेनरी प्रॉट द्वारा प्रतिपादित भू संतुलन की अवधारणा का सचित्र व्याख्या कीजिए। तो देखो इसका आंसर जो है, देखो आप लोग को जो आंसर लिखना है एग्जाम में, नंबर देना 1 का ए आंसर, और थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना, इधर गैप छोड़ना और इस तरफ गैप छोड़ना, पूरा एकदम लाइन वाइन खींच के एकदम साफ सुथरा से लिखना, बड़ा बड़ा करके, ठीक है। तो जितना बड़ा हो सके, जितना, और बहुत ज़्यादा फाँका फाँका भी लिखना, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, अभी नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जितना नॉर्मल हो सके उतना। देखो जॉन हेनरी प्रॉट द्वारा प्रतिपादित भू संतुलन की अवधारणा पृथ्वी की ऊंची नीची सतहों की गुरुत्वाकर्षण संतुलन को समझाने के लिए दी गई थी। तो जॉन हेनरी प्रॉट जब इंसान लोग आया, उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी ऊंची नीची है, कहीं पहाड़ उठा हुआ है और कहीं जमीन धंसा हुआ है। तो ये समझ ही में नहीं आता कहाँ ये पहाड़ उठा हुआ है, कहाँ ये जमीन धंसा हुआ है। तो जॉन हेनरी प्रॉट ने बताया, क्या बताया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का संतुलन दिया कि देखो जो पृथ्वी इन सबको खींच रही है, पहाड़ को भी खींच रही है, और ये जो जमीन धंसा हुआ है उसको भी खींच रही है। ये जो धंसा हुआ जमीन है ये ज़्यादा भारी है, इसलिए ज़्यादा नीचे तक धंस गया, और जो उठा हुआ जमीन है ये कम भारी है, इसलिए ऊंचा हुआ उठा हुआ है, ठीक है। 1855 में प्रॉट ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कब किया था? 1855 में, जिसमें उन्होंने बताया पृथ्वी के विभिन्न भागों को का घनत्व अलग अलग होता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, ये जो अंदर में धंसा हुआ है ना, इसका घनत्व ज़्यादा है। घनत्व मतलब कि घना, ठीक है, ज़्यादा घना है। जब अगर ये ज़्यादा घना होगा तो ये क्या होगा, भारी होगा, और ये भारी होगा तो नीचे धंस जाएगा। और जो पहाड़ ऐसे उठा हुआ है, ये पहाड़ क्या है, कम घना है। तो ये पहाड़ कम घना मतलब कम भारी है, इसलिए क्या हुआ, उठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा। उनके अनुसार ऊंचाई और घनत्व के बीच विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। अगर ऊंचा ज़्यादा है तो घनत्व कम होगा, अगर नीचे है, गड्ढा में है, तो इसका मतलब उसका घनत्व ज़्यादा है। ऊंचे पहाड़ों का घनत्व कम होता है, मैदानों का अधिक, और समुद्र तल का सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के अंदर क्षतिपूर्ति तल होता है, ठीक है। लेकिन एकदम नीचे में जाएंगे तो सब नीचे में लेवल बराबर है, इसके नीचे सभी भाग समान घनत्व में होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ऊंचे पहाड़ों के नीचे हल्की चट्टानें होती है।
जबकि नीचे स्थित क्षेत्रों के नीचे भारी चट्टानें पाई जाती है। प्रॉट ने यह भी बताया कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में घनत्व का अंतर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। अगर आप लोग इतना ही लिख देंगे ना, बड़ा करके थोड़ा ज़्यादा करके, तो बस आपको नंबर मिल जाएगा। ये यहाँ तक मेन बात लिख दी, यहीं तक मेन बात है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कचर भचर है, बकवास है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे यदि अलग अलग घनत्व वाली वस्तुएं जैसे लोहा, जस्ता, शीशा पारे में डाली जाए तो हल्की वस्तुएं कम डूबेंगी। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, सिल्वर, लीड, लोहा, तो जो लोहा है वो ज़्यादा डूबेगा, ठीक है। जो भारी है वो ज़्यादा अंदर तक धंस जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर तक रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, लोहा क्या है, आधा से ज़्यादा डूबा हुआ है। यहाँ चांदी देखो इतना डूबा हुआ है, टीन इतना हल्का डूबा हुआ, उतना इतना ऊपर उठा हुआ है। तो यही बोल रहा है, जो ऊपर उठा हुआ है ये हल्का चीज़ है, और जो अंदर में दबा हुआ है ये क्या है, भारी चीज़ है। यहाँ पे आयरन निकेल को गलत जगह फिट कर दिया, आयरन निकेल इधर कोना में होना चाहिए, निकेल सबसे भारी होता है, तो हटाओ। तो भारी धातु अधिक डूबेंगी, जिससे इसी प्रकार पृथ्वी पर भी ऊंचाई और घनत्व का संतुलन बना रहता है, जिससे भू संतुलित सुनिश्चित होता है। और सचित्र बोला है तो आपको ये वाला फोटो बनाना है, ठीक है। ये अगर ऊपर उठा हुआ है इसका मतलब इसका घनत्व कम है, लिख दीजिएगा। ये लाइन ऑफ कॉम्पेंसेशन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कॉम्पेंसेशन, इसे पानी दीजिएगा। ये ऊपर उठा हुआ है मतलब ये कम घनत्व है, और ये नीचे धंसा हुआ है मतलब ये ज़्यादा घनत्व का है, ये ज़्यादा भारी है। ऐसा ही कहा था प्राट ने, ठीक है। और अगर दूसरा वाला आदमी का पूछ लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ये उसका शायद दूसरा मॉडल पेपर में है, बता देंगे दूसरा मॉडल पेपर कल कराएंगे। आज उसका आंसर वांसर बनाना पड़ेगा, इसका आंसर बनना सबसे ज़्यादा टाइम इसी का आंसर बनाने में लगा, ज्योग्राफी का। विभिन्न प्रकार के भ्रंशों के विभिन्न संरचनात्मक तत्वों का विशिष्ट चित्रों के साथ वर्णन कीजिए। हम थोड़ा ज्योग्राफी को हल्का में ले लिए थे कि हमको लगा कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये तो और ज़्यादा हार्ड था। विभिन्न प्रकार के भ्रंशों के विभिन्न संरचनात्मक तत्वों का विशिष्ट चित्रों के साथ वर्णन कीजिए। देखो भ्रंश क्या होता है बताएं, देखो भ्रंश क्या होता है, जब प्लेट देखो एक दूसरे से दूसरे जगह जा रहा है, ये क्या आ रहा है, प्लेट एगो इधर जा रहा है एगो इधर जा रहा है, तो ये थोड़ा दरार आ गया ना। ये इसमें देखो विपरीत में रिवर्स फोल्ड में क्या हो रहा है, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो दरार से टूट गया ना इसे। और निलंबित भ्रंश में एगो इधर जा रहा है एगो इधर जा रहा है, तो बीच में क्या आएगा, दरार आएगा। तो ये है भ्रंश के प्रकार। हम यहाँ पे 5 प्रकार दिए, लेकिन आपको एग्जाम में 3 प्रकार लिखना और ये तीनों का चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। चित्र पूरा इसी कलरफुल नहीं बनाना है, आप लोगों को पता ही है कैसे चित्र बनाना है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, आप लोग बना के आए हैं चित्र, तो आप लोग को पता है कि नॉर्मल सा चित्र बनाना पड़ता है। तो सरल या भ्रंश, विपरीत या रिवर्स फोल्ड और स्ट्राइक फोल्ड। तो देखते हैं, चलो देखो नॉर्मल फोल्ड क्या होता है, यह भ्रंश तनाव बल के कारण बनता है। इसमें शीर्ष भित्ति भ्रंश तल के नीचे खिसक जाती है, इसके परिणाम स्वरूप भ्रंश कगार का निर्माण होता है। इसका उदाहरण ग्रेट रिफ्ट वैली है। उदाहरण के साथ बोला है, उदाहरण नहीं बोला है। तो ये क्या हो रहा है, तनाव के कारण बन रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बीच में क्या होगा, तनाव होगा ना। जैसे एक उंगली को इधर से खींचेंगे एक इधर से खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे तनाव उत्पन्न होगा। तनाव उत्पन्न होने से जिस भ्रंश का निर्माण होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। इसमें एक भाग ऊपर चला जाता है एक भाग नीचे चला जाता है। इस चित्र के अनुसार, चित्र को देख देख के हम लोग आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो आंसर लिखा है ज्योग्राफी का, बहुत ही टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, आप लोगों को याद होगा नहीं, ठीक है। भ्रंश तल के एक शीर्ष भित्ति भ्रंश तल के नीचे खिसक जाता है, एक ऊपर खिसक जाता है, ऐसे करके बोल दीजिएगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, चित्र देखिएगा, जब दो प्लेटें, जब पृष्ठभूमि दोनों उल्टा दिशा में गति करती है तो बीच में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होने के कारण बीच में दरार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे चला जाता है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोल्ड, ठीक है। और ये दोनों कहाँ गति कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत गति कर रहे हैं। उसके बाद देखो रिवर्स फोल्ड। रिवर्स फोल्ड क्या होता है, यह नॉर्मल फोल्ड के एकदम उल्टा होता है, सरल या सामान्य भ्रंश के एकदम उल्टा। ये क्या होता है, इसमें दूर जा रहा था दो प्लेट, इसमें क्या हो रहा है, दो प्लेट सामने आ रहा है। दो प्लेट सामने आने से क्या होता है, दबाव के कारण, ठीक, पढ़ते हैं थोड़ा, इसमें क्या लिखा है, यह संपीड़न के कारण बनता है। संपीड़न माने कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दबाव, ठीक है। संपीड़न अगर आपको शब्द नहीं समझ में आया तो आप लोग बोल दीजिएगा दबाव के कारण बनता है। इसमें शीर्ष भित्ति भ्रंश तल के ऊपर उठ जाती है और इसे अधिक्षिप्त भ्रंश भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसे प्रकार के भ्रंश पाए जाते हैं। तो आप लोग क्या लीजिएगा, क्या लिखेगा, जब दो प्लेट एक दूसरे के समीप आते हैं तो बीच में दबाव के कारण दोनों में दरार उत्पन्न हो जाता है, एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे चला आता है। इसमें दोनों एक
दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे थे, ठीक है। इसमें मेन बात क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, ठीक है। ऐसा जमीन में होता है, और ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हिमालय में देखने को मिलेगा, ऐसा दरार हो जाता है, ठीक। और ये स्ट्राइक फॉल्ट क्या है, तो इस भ्रंश में चट्टानों के खंड क्षैतिज दिशा में खिसकते हैं, एक इधर एक इधर, दोनों एक क्षैतिज माने एक ही साथ होता है, ठीक है, आगे पीछे नहीं, ठीक। क्षैतिज दिशा में खिसकते हैं, इसे विदारण भ्रंश या रेंज भ्रंश भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण एंड्रियास भ्रंश है। आप लोग फोटो बनाइएगा और इस हिसाब से देख देख के लिख दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ये वाला बनाया तो इसके यहाँ पे इसका फोटो बनाइएगा नॉर्मल फोल्ड का, इधर बनाया तो रिवर्स फोल्ड का फोटो बनाइएगा, ठीक है। हम एक ही बार में दे दिए हैं, क्या क्या अभी तो गूगल से खोज के निकालना पड़ा, ठीक है। वंड क्या लिखा है, wondofknowledge.com से लिखा गया, तो ये सब मत लीजिएगा, ठीक है, ये सब मत लिखिएगा। आगे देखते हैं वायुमंडल तापमान, ठीक। अच्छा, ये वाला सबसे ज़्यादा आसान होगा, अगर आपका एग्जाम में आता है कि आप लोग बताइए, तो आप लोग सबसे आसान ये वाला लिखिएगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा चित्र ज़्यादा बनाना है। देखो यहाँ पे क्या है, वायुमंडल तापमान की भिन्नता के 5 प्रमुख कारणों के सचित्र व्याख्या कीजिए। तो हम लोग का जो पृथ्वी है, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान क्या होता है, तो ये बड़ा आसान है। देखो ये सब हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। देखो अक्षांश के कारण हम लोग को पता है कि पृथ्वी पे क्या है, देखो ये भूमध्य अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। सूरज का जो किरण है वो भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधा पड़ते रहता है, तो भूमध्य रेखा के आसपास और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो जगह होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है। और जो इससे दूर का एरिया है वहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अवधि अक्षांश के अनुसार बदलती है। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, जबकि ध्रुवों पर तापमान कम होता है। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे तापमान उतना कम होता जाएगा। फिर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सूर्य किरणें पड़ते रहती है, तो जब भी मकर रेखा से दूर या फिर कर्क और मकर रेखा से दूर जाएंगे वहाँ से ठंडा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर ठंडा या गर्म होगा, जैसे हम लोग भारत में गर्म है, मतलब भारत यहाँ पे है, ठीक है, कर्क रेखा के अंदर ही है। जो कर्क रेखा के बाहर होगा वहाँ पे क्या, देखो भारत यहाँ पे है ना, कर्क रेखा पर ही पड़ता है, ठीक। तो हम लोग का जो बंगाल है, कोलकाता कर्क रेखा पर पड़ता है, ठीक है, मानो उसी के आसपास पड़ता है एग्जैक्ट नहीं। देखो ऊंचाई के साथ साथ हम लोग को पता है कि पहाड़ पे चढ़ेंगे तो हम लोग को ठंडा लगने लगता है, ठीक। ये तो उदासी का सिंबल बन गया है, इतना उदास तो नहीं होना चाहिए था। ये देखो एल्टीट्यूड, देखो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। हम लोग को पता है हर 165 मीटर जितना ऊंचा जाएंगे 1 सेंटीमीटर तापमान कम हो जाता है। तो जैसे ये चित्र बना दीजिएगा पहाड़, अब पहाड़ से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे 23 सेंटीग्रेड है, इधर 17 है, इधर 10 है, ठीक है। जितना जितना ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम जाएगा तापमान। मैंने आपको ऐसा पूरा ड्राइंग नहीं बनाना है, बढ़िया से पहाड़ बनाना है और इसे इसे खाली तापमान दे देना है कि इस ऊंचाई पे इतना तापमान, इस ऊंचाई पे इतना तापमान, ठीक है। और थोड़ा हाइट भी लिख दिए 1000 2000 3000, ठीक है। बस समुद्र से दूरी, अब देखो समुद्र से दूरी भी क्या होता है। अच्छा, ये 2 चित्र बनाने से चल जाएगा, हाँ भैया चल जाएगा। और तीसरा ये वाला भी बना सकते हैं, इधर समुंदर है, समुंदर के पास का एरिया, समुंदर के दूर का एरिया। समुंदर के पास का तापमान संतुलित रहता है, ठीक है। गर्मी के दिन में ना ज़्यादा गर्मी होता है, ठंडा के दिन में ना ज़्यादा ठंडा होता है। इसका कारण है जब अंदरूनी क्षेत्र में अधिक गर्मी और ठंड होती है, इसे समुद्र प्रभाव और महाद्वीप प्रभाव कहते हैं। तो समुद्र से दूरी भी हम लोग बोल सकते हैं, समुद्र के पास का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठीक। स्थल रूप, जमीन का रूप कैसा है आप बना सकते हैं, इधर इसका भी चित्र बना सकते हैं। पर्वत बना दीजिएगा, पहाड़, मैदान बना दीजिएगा, ठीक है। पर्वत और मैदान बना दीजिएगा। पर्वत में क्या होता है, कम ठंड होता है, काहे कि देखो पर्वत ऐसे करके रहता है ना, अब यहाँ से रोशनी आएगा सीधा तो रोशनी तो फैल जाएगा, तो पहाड़ों पर रोशनी क्या होती है, फैल जाती है। ये अभी हम उतना डिटेल में नहीं समझाएंगे। पहाड़ों पर रोशनी फैल जाती है, लेकिन मैदानों में रोशनी सीधे पड़ती है, तो इसीलिए क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं स्थल रूप कैसा है, अगर पर्वत वाला स्थल रूप है तो वहाँ पे गर्मी कम होगा, मैदानी स्थल रूप है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा। और महासागरीय धाराएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उत्पन्न करती है, और हवा भी, ठीक है। महासागरीय धाराएं, हवा, अगर ठंडा हवा आ गया, साइबेरिया से ठंडा हवा आ गया इधर, तो यहाँ पर भी ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडा धारा आ गया तो ठंडा धारा अपने साथ साथ, ठंडा धारा होता क्या है, तो समुद्र का जो धारा है वो गर्म होता है, ठंडा होता है, ठीक है। अगर ठंडा धारा आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये सब भी है। गर्म महासागर धाराएं तापमान बढ़ाती है
और ठंडी धारा इसे कम करती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म रखती है, और लैब्राडोर धारा कनाडा को ठंडा करती है। तो ये भी है महासागरीय धारा है। हवा भी हो सकता है हम लोग के तापमान को काबू करने का। इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो जाता है। 3 ठो क्वेश्चन में से कोई एक ठो लिखना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा तीनों। इसके बाद देखते हैं, और चिट कुछ बच्चा लोग होता है कि चिट बना के लेके चल जाते हैं इसी का, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे स्कूल से सजेशन दे दिया है और यहाँ से देख ली कि हाँ ये सजेशन मैच कर रहा है ये वाला क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर हम चिट बना के लेके चल जाते हैं। एक बार अगर चिट का आदत लग गया तो उसके बाद आदत छूटने वाला नहीं है, और बहुत मुश्किल होगा अगर आदत नहीं छूटा तो। अब उसके ऊपर भी बाद में बात किया जाएगा। आगे देखते हैं। संक्षिप्त प्रश्न किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखो, ठीक है। तो 3 मार्क्स का है, कोई 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ABCD 4 गो प्रश्न दिया रहेगा, 4 गो में से एक ठो लिखना है, मैंने 2 गो लिखना है आप लोग को। तो देखते हैं यहाँ से भी अगर हम 8 गो देंगे तो 8 गो में से 2 गो फंस ही जाना चाहिए, मॉडल पेपर 1 से मॉडल पेपर 2 से, ठीक है। हालांकि जिसमें ऑप्शन ज़्यादा होता है ना तो उसमें से फंसने का ज़्यादा चांस होता है। 8 गो दे रहे हैं तो उसमें से 2 गो फंस जाना चाहिए। देखो मृदा संरक्षण के 6 महत्वों का उल्लेख करो। तो देखो हम लोग कहते हैं मृदा संरक्षण के 6 महत्व। अगर हम इसका मतलब क्या है, पहले सवाल का मतलब समझना जरूरी है कि मिट्टी को अगर हम लोग बचाएंगे तो हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो देखो मिट्टी को अगर हम लोग बचाएंगे तो हम लोग क्या क्या फ़ायदा होगा। क्वेश्चन को रटने से याद नहीं होता, उसको इमेजिन करना पड़ता है दिमाग में, ठीक है, इमेजिन करने से याद होता है। तो अगर हम लोग मिट्टी को बचाएंगे तो मिट्टी में क्या होगा, उर्वरता बनी रहेगी। मिट्टी संरक्षण से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है। मिट्टी को बचाएंगे तो मिट्टी बना रहेगा अच्छा से, और मिट्टी अच्छा से बना रहेगा तो उससे क्या होगा, खेती बढ़ेगा। तो यही जरूरी है, ये जरूरी है। जल संरक्षण के लिए देखो मिट्टी का अपरदन हम लोग अगर कम करते हैं, अगर मिट्टी का अपरदन करना होता है तो अपरदन करना मतलब मिट्टी को तोड़ देना। अगर मिट्टी एक साथ है, संगठित है, तो वो एक साथ ज़्यादा पानी को सोख सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी को हम लोग तोड़ दिए तो वो ज़्यादा पानी को सोख नहीं सकती है, ठीक है। जैसे मिट्टी का धूल बन गया तो वो धूल क्या करेगी, ज़्यादा पानी नहीं सोख पाएगी। हालांकि हम लोग देखते हैं कि छाई अलग चीज़ है जो कि धूल रहते हुए भी ज़्यादा पानी सोख लेती है, वैसा नहीं, मिट्टी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो जल संरक्षण, ये जल को बचाने में मदद करती है। वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, अगर मिट्टी का कटाव अगर कम होगा तो पौधे और जीव बेहतर पर्यावरण में रह सकते हैं। मिट्टी जितना अच्छा होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा तो पेड़ पौधे अच्छे होंगे। जलवायु संतुलन, मिट्टी के क्षरण से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जिसे रोक कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा बात है, ये तो हमको नहीं पता था। बाढ़ और सूखा का नियंत्रण, मृदा संरक्षण से पानी का उचित अवशोषण होता है, जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या कम होती है। अगर मिट्टी ठीक है तो मिट्टी क्या करेगी, अच्छे से पानी को सोख पाती है, ठीक, मिट्टी पानी अच्छे से सोख पाएगी। इससे क्या होगा कि जमीन के नीचे पानी बढ़ेगा और बाढ़ नहीं आएगा। सब पानी क्या हो जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा, और सूखा भी नहीं होगा, क्योंकि पानी सारा मिट्टी के अंदर तो स्टोर है, हम लोग पानी निकाल सकते हैं। सतत विकास, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ मिट्टी से कृषि, जल और पारिस्थितिकी में संतुलन रहता है, जिससे सतत विकास संभव होता है। मिट्टी अच्छा रहेगा, सब चीज़ एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। मिट्टी, पानी, हवा, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर मिट्टी अच्छा रहेगा तो बाकी सब भी अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा, हवा अच्छा होगा। मानसून और जेठ धारा के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा सा नहीं समझ में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानसून देखो ये दोनों हवा है, मानसून भी हवा है, जेठ धारा भी हवा है। देखो मानसून और जेठ धारा का गहरा संबंध है। ग्रीष्म काल में तिब्बती पठार अत्यधिक गर्म होने से वहाँ चक्रवर्ती स्थिति बन जाती है, वहाँ पर तूफान आने लगता है, ठीक है। कहाँ पर, तो तिब्बत में। इससे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा उत्तर की ओर खिसकती है, और वहाँ पे तूफान आ गया तो वो क्या होती है, वो उत्तर की ओर, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा उत्तर की ओर खिसक जाती है, हाँ उत्तर की ओर खिसक गई। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश कर भारी वर्षा करती है। ये हवा उत्तर की ओर बह गया तो इधर से हवा आ जाता है, छोड़ो, देखो इधर तिब्बत है, इधर भारत है, ये इधर घूम के उत्तर की ओर भाग गया, तो उत्तर इधर का जो हवा था, अगर इधर हवा कम हो गया तो इधर का हवा आएगा इधर, ठीक, इधर हवा कम गया तो इधर का हवा इधर आएगा।
तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश कर भारी वर्षा करती है। ये इसके लिए तो एक डायग्राम चाहिए, अच्छा सा फोटो वोटो चाहिए, तब समझ में आएगा। शीतकाल में तिब्बती पठार ठंडा होने से उच्च वायुदाब बनता है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेठ धारा दक्षिण की ओर आ जाती है। यह भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाकर सर्दी और हल्का वर्षा का कारण बनती है। इस प्रकार मानसून और जेठ धारा परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत की जलवायु नियंत्रित होती है। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, हमको भी नहीं समझ में आ रहा, आप लोग का समझ में आएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में बहने वाली विभिन्न स्थानीय पवन का संक्षिप्त विवरण दो। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा जो है ना, उस इलाका में कौन कौन सा हवा बहता है, ठीक है, जो पृथ्वी का बीचों बीच जो है वो इलाका में कौन कौन सा हवा बहता है उसके बारे में बताना है। तो ये आपको रटना ही होगा, ये भी आपको रटना होगा। जैसे मिस्ट्रल, यह फ्रांस में ठंडी और शुष्क उत्तरी पवन है जो सर्दियों से तेज गति से बहती है। सिरिको, सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर गर्म और शुष्क हवा जो दक्षिणी यूरोप में उमस और गर्मी बढ़ाती है। तो ये तो आपको रटने होंगे, इसमें समझाना क्या है। बोरा हवा, यह ठंडी और तेज हवा जो एड्रियाटिक सागर के तटों पर चलती है। और ये भी डायग्राम से ही समझा जा सकता है, और डायग्राम हम नहीं लगाए हैं। लेवांते, यह पूर्वी स्पेन में बहने वाली ठंडी और नम हवा है जो बादल और कोहरा लाती है। खामसिन, यह मिस्र में गर्म और धूल भरी हवा होती है जो वसंत ऋतु में चलती है। देखो, वलित संरचना के प्रभाव से विकसित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है वलित संरचना के प्रभाव से, इम्पैक्ट ऑफ फोल्डेड स्ट्रक्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी दो प्लेट एक दूसरे के तरीके सामने आता है तो ये टकरा के इसे मुड़ने लगता है। अब ये मुड़ गया है, ऊपर की ओर उठ गया है, ठीक है, मुड़ मुड़ के उठने लगता है। तो इस तरह से जो ऊपर गया, देखो ऊपर गया तो ठंडा हो गया ना, ठंडा हुआ तो यहाँ पे पानी जमने लगा ना, बर्फ जमने लगा। बर्फ क्या होगा, ठंडा होगा, तो यहाँ से क्या होगा, पानी क्या होगा, नदी बन के निकलेगा। तो नदी कैसे कैसे यहाँ से बहता है उसके बारे में पूछा। देखो यहाँ पे दिया तो इतना सारा, लेकिन आपको कितना लिखना है, 3। और इसका ही बोला है कि सचित्र सहित वर्णन कीजिए प्रभाव प्रणाली का उदाहरण। अच्छा, उदाहरण सहित बोला और सचित्र भी बोला होगा, इसको आपको चित्र बनाना होगा। तो एक है डेंड्राइटिक, एक ट्रेलिस दिए हैं, और एक हम दिए हैं रेडियल। तो देखो है क्या, जब भी एक जगह से स्टार्ट होके ब्रांच में बढ़ जाएगा, ठीक है, शाखा नदी, क्या होगा, पेड़ की तरह, पेड़ का जैसे ब्रांच होता है ना, नदी निकला और ब्रांच की तरफ बढ़ गया, एक थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया, जैसे पेड़ का शाखा इसे बढ़ता है, निकल जाता है इधर इधर, ठीक है, चारों तरफ निकल जाता है। वैसे पानी बह रहा था और इधर उधर निकल गया है, ठीक है, या फिर ये सब आके मिल रहा है इसमें मुख्य नदी में। तो देखो डेंड्राइटिक, जब नदियाँ पेड़ की शाखाओं जैसी फैली होती है, जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो ऐसी प्रणाली होती है, ठीक है, चित्र बनाना ऐसा। उसके बाद ट्रेलिस, ट्रेलिस क्या होता है, देखो मुख्य नदी सीधी बहती है और सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती है, जिसे सिंधु नदी। जैसे मुख्य नदी सीधा बह रहा है और ऐसे बह रहा था, और ये नदी सीधा आ रहा है, सीधा, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है ना, इसमें क्या होगा, ट्रेलिस में सीधा आएगा, ठीक है, सीधा इससे आके मिलेगा, तो थोड़ा चौकोर चौकोर टाइप का लगेगा, उसको ट्रेलिस बोलेंगे, ठीक। अब ये देखो रेडियल, रेडियल का चाहिए, एक जगह पानी का स्रोत है और उससे चारों बगल में जाएगा, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं, ठीक है। रेडियल प्रवाह प्रणाली कौन सा, नदियाँ किसी ऊंचाई से चारों दिशा में बहती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जैसे अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी बहती है। तो ये है आपका क्या होगा, हो जाए। ये सब क्या दिया है, उसका एग्जाम्पल भी दिया है, एक क्वेश्चन में बोला था एग्जाम्पल देना। देखो, गिव शॉर्ट आंसर टू एनी 2 क्वेश्चंस। देखो इतना सारा यहाँ पे 4 और वहाँ से 4 देंगे तो आपको आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जाम्पशन है कि अगर आपका स्कूल जालिम हुआ तो नहीं आएगा, मुश्किल कुछ दे देगा। अनाच्छादन क्या होता है, सूर्याभिताप क्या है, घाटी समीर क्या है, अपोहा बेसिन का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो देखो अनाच्छादन क्या होता है, अनाच्छादन पृथ्वी की सतह के क्षरण, अपक्षय और निक्षेपण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, अनाच्छादन, ठीक है। अपक्षय निपेच, तो हम लोग पता है कि नदी क्या करती है, नदी एक जगह इरोजन तोड़ती है, फिर उसको उठा के लेके जाती है, परिवहन करती है, उसको निक्षेपण करती है। तो यही सब क्रिया क्या है, क्षरण, अपक्षय, निक्षेपण, ये सब क्रिया को एक साथ बोलते हैं अनाच्छादन, ठीक है, डेनुडेशन। सूर्याभिताप का चीज है, तो देखो सूर्याभिताप क्या है, इंसोलेशन। तो सूर्याभिताप वह सौर ऊर्जा है जो सूर्य से विकिरण के रूप में
पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। यह पृथ्वी के तापमान, मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। सूर्याभिताप का चाहिए तो वह ऊर्जा जो सूरज से पृथ्वी तक पहुंचती है। देखो सोचने का बात है कि हम लोग मान ले कि पूरा सूरज से कितना ऊर्जा आ रहा है, तो पूरा सूरज से निकल रहा है आपका 200 करोड़ ऊर्जा, ठीक है। 200 करोड़ रोशनी आ रहा है, ठीक है। उसका सारा रोशनी को 200 करोड़ भाग में बांट दे, 200 करोड़, तो 200 करोड़ भाग में से एक भाग रोशनी आ रहा है पृथ्वी के पास। 200 करोड़ में से एक भाग रोशनी पृथ्वी पर आ रहा है, और उस एक भाग रोशनी को भी 100% मान ले तो 100% में से 51 या 53-54% पृथ्वी पर आता है, बाकी सब वापस लौट जाता है, वायुमंडल उसको वापस भेज देता है, ठीक है। तो वो कितना परसेंट हम लोग का पृथ्वी के सतह तक आता है, उसमें भी थोड़ा जल का कण है वो सब रोक लेता है हवा में। तो ये जो कितना रोशनी आ पाता है उसी को क्या बोलते हैं, सूर्याभिताप, इंसोलेशन। सूर्य से सारा रोशनी नहीं पाता है, अगर सारा रोशनी आ जाता है तो हम लोग जिंदा नहीं रहते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। देखो घाटी समीर क्या है, तो देखो घाटी समीर दिन में सूर्य की गर्मी से घाटी की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और पहाड़ों की ओर बहती है, इस हवा को घाटी समीर कहते हैं। एक बड़ा अच्छा वीडियो देखे थे यूट्यूब में, वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ निधर, यहाँ पे खाई है, ठीक है, सामने में क्या है, खाई है, और यहाँ से कुछ भी फेंक रहा है वो नीचे नहीं जाके ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ा अलग सा दृश्य था। ये कौन सा वीडियो है भाई, कि कुछ भी चीज़ फेंक रहा है उसको नीचे जाना चाहिए लेकिन वो ऊपर जा रहा है, ऐसा काहे हो रहा है, काहे कि देखो घाटी ऐसा है, ठीक, यहाँ पर ये बंदा खड़ा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ फेंक रहा है। देखो ये घाटी ऐसे है, तो दिन के समय क्या हो रहा है, हवा गर्म होके घाटी के सहारे ऊपर बह रहा है हवा, ठीक है। घाटी का हवा गर्म हो गया तो गर्म होकर ऊपर बह रहा है, तो देखो ऐसे करके हवा बहता है, इसलिए वो कुछ भी फेंक रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, हवा के सहारे ऊपर की ओर उड़ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं घाटी हवा। घाटी में बहने वाली हवा, ये क्या है, घाटी हवा। दिन को नीचे बहता है और माने रात को नीचे बहता है और दिन को ऊपर बहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपवाह बेसिन क्या चीज है, तो अपवाह बेसिन देखो वह क्षेत्र जहाँ वर्षा का पानी एकत्र होकर किसी नदी या झील की ओर प्रवाहित होता है, उसे अपवाह बेसिन कहते हैं। जैसे गंगा नदी का अपवाह बेसिन होता है वैसे अपवाह बेसिन क्या चीज, बहुत पानी पड़ा तो सारा अलग अलग से पानी इधर से आया, 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 एक जगह जमा हो गया। ये जो जमा हुआ इसी को क्या बोलते हैं, अपवाह बेसिन। अब यहाँ से एगो नदी बह जाएगा, ठीक है, एगो नदी बह जाएगा या फिर झील में जाके मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसी को बोलेंगे अपवाह बेसिन। अब देखो हम लोग भाग भी पे आए, तो देखो भाग ए में क्या क्वेश्चन था, यहाँ से आप लोगों को करना है 2 ठो, देखो कितना क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ से आपको 2 करना है और यहाँ से आपको भी करना है 2 ठो, ठीक, कहाँ गया, तो कहाँ गया जी, ये तो एकदम ऊपर आ गया। देखो यहाँ से भी करना है आपको 2 गो और यहाँ से भी करना है आपको 1 ठो, तो 2 2 4 1 5 क्वेश्चन खाली कहाँ से आया, भाग ए से, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन पूरा एजुकेशन में मिला है, खाली 5 क्वेश्चन करना पड़ता था, बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है, इतना सारा मिला के एक ही खाली 5 क्वेश्चन आपका। देखो भाग ए में 5 क्वेश्चन दे दिया, भाग बी में देखो, भाग बी में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यहाँ पर आपको के गो दिया है, 4 ही तो दिया है, 4 गो देके बोल रहे 3 गो का उत्तर दो, 3 गो नहीं 2 गो होगा, ठीक है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, ठीक, तो 4 गो दिया, इसमें से बोल रहा 2 गो का उत्तर दो। चीन के मोटर गाड़ी उद्योग के विकास के 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख करो, सड़क यातायात के 3 लाभ, अनुसंधान और विकास आधारित आर्थिक क्रियाकलाप की 3 विशेषता, आर्थिक क्रियाओं के निर्माण की विशेषज्ञों की भूमिका। चलो यहाँ पे देखते हैं, चीन के मोटर गाड़ी उद्योग के विकास के 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख करो। चीन में जो, अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन इजी है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, यहाँ से थोड़ा इजी है। देखो चीन में मोटर गाड़ी का उद्योग कहाँ ला विकसित हुआ, कोई भी उद्योग कहाँ ला विकसित हुआ, इसका मेन कारण होता है कि मांग, ठीक है, वहाँ का मांग अच्छा है, वहाँ पर उसकी जो कच्चा माल है आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर श्रमिक सस्ता होता है। अगर कोई भी उद्योग पूछ देगा, बस आपको यही 3 पॉइंट लिख देना है कि वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता अच्छा है, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, बाजार बड़ा है, ठीक, और क्या है, श्रमिक कम है, माने सस्ता श्रम है, श्रमिकों से काम करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता। कोई भी मोटर गाड़ी, कोई भी उद्योग पूछ लेगा, यही 3 ठो आंसर होगा उसका। बस देखो जैसे कि विशाल बाजार और बढ़ती मांग, चीन दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि से कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है कि सबका पैसा बढ़ रहा है,
तो इसीलिए लोग क्या खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं। आगे देखते हैं, सरकार की नीति भी इसमें अच्छा होता है। सरकार का नीति भी, सरकार अगर टैक्स वैक्स कम करती है और इन सब पे छूट देती है कि आप लोग बनाओ, तो ये सब सरकारी नीति भी काम आता है। चीनी सरकार ने मोटर गाड़ी उद्योग के विकास के लिए उदारीकरण, कर छूट, शोध एवं विकास में निवेश कर बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से उद्योग को और गति मिली। सस्ता श्रम और तकनीक प्रगति, आपको तीन ही को बोला था ना, विकास के 3 प्रमुख कारण। आप लोग 3 को प्रमुख कारण क्या क्या लिखेगा, इतना नहीं, आप लोग विशाल बाजार और बढ़ती मांग, ये ठीक है। सरकार की नीतियां हटाइए, ये थोड़ा सा हार्ड है। सस्ता श्रम, तकनीकी प्रगति आप लोग लिख सकते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पे के को लिख दिया है, 3 को लिखने बोला तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 ठो लिख देना है, ये तो ठीक है। विशाल बाजार और बढ़ती मांग, सरकार की नीति और निवेश हटा देना, सस्ता श्रम। अच्छा, निवेश भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निवेश में क्या है इंपॉर्टेंट हो जाएगा निवेश, क्या कि कार बनाने के लिए छोटा मोटा तो पैसा चाहिए नहीं, उसके लिए बहुत जो उनको इन्वेस्ट करना होगा। अगर देश के पास पैसा नहीं होगा तो लोग इन्वेस्ट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर निवेशक भी एक अच्छा तत्व हो जाना चाहिए, क्या कि देश के पास भी अच्छा खासा पैसा है और वहाँ पर इन्वेस्टर लोग भी अच्छा खासा है, अमीर लोग भी है, तो लोग क्या करेगा, इन्वेस्ट कर सकता है उतना ज़्यादा पैसा। क्या कि कार बनाने के लिए, एक कार बनाने के लिए चाहिए लाखों रुपया, अगर आपको 100 कार बनाना है तो देखो करोड़ों रुपया चल जाएगा एकदम। देखो, सस्ता श्रम और तकनीक प्रगति, तो ये भी हो जाएगा। सस्ता श्रम है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे होना ही था। भारत में बहुत ज़्यादा है एकदम, भारत का स्थिति कहे ही नहीं कहा जा सकता। देखो, सड़क यातायात के 3 लाभों का वर्णन करो। सड़क यातायात के 3 लाभ, तो सड़क से हम लोग यात्रा करें। देखो, यातायात कितना तरह का है, एक सड़क यातायात, एक हवाई यातायात, एक रेल यातायात और एक है जमीन यातायात, ये समुद्र पानी वाला यातायात, ठीक है। 4 तरह का यातायात हो गया, तो 4 तरह का यातायात है। तो इसमें सड़क यातायात का लाभ क्या क्या है, ठीक है। अगर कोई भी यातायात पूछ लेगा तो आप लोग लाभ बता ही दीजिएगा क्या है, ठीक है। जैसे कि हवा का पूछ लेगा, हवा वाला क्या होता है, बड़ा जल्दी से पहुंच जाता है, टाइम नहीं लगता है, और क्या हो जाएगा, और बड़ा जल्दी चल जाएगा। एक ही को तो फायदा है और बाकी सब तो नुकसान है, पैसा ज़्यादा लगता है, क्रैश होने का डर बढ़ है। क्रैश होने का तो सब में डर है। एक हो गया कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, अच्छा फैसिलिटी रहता है। अच्छा फैसिलिटी तो नहीं लिख सकते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, सड़क यातायात के 3 लाभ, उसके बाद उसको देखते हैं हवाई जहाज का देखेंगे। देखो, सुगम और सुविधाजनक परिवहन। सड़क परिवहन सबसे सुगम और सुविधाजनक साधन है। यह घर घर तक पहुंचने की सुविधा देता है और यात्रियों को उनकी आवश्यकता अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी देता है। छोटी और लंबी दोनों दूरी के लिए यह सबसे अधिक होता है। किससे जाए हम लोग, सड़क से जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही सुगम सुविधाजनक होता है कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। हवाई जहाज़ को थोड़ी इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, उसको बोलेंगे इधर मुड़, नहीं इधर मेरा घर है तो उधर मुड़ेगा नहीं, ये एक ही जगह जाएगा। लेकिन हम लोग सड़क यातायात में मुड़ सकते हैं। माल और यात्रा परिवहन में लचीलापन, अगर सड़क से लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा, सड़क यातायात समय और स्थान अनुसार अधिक लचीला होता है। ट्रक, बस, अन्य वाहन किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं। यह किसानों, व्यापारियों और उद्योगों के लिए सामान की आपूर्ति में मदद करते हैं। ये लोग कहीं भी सामान वामान लेके जा सकता है, सड़क यातायात अच्छा है। इससे क्या होगा, खर्ची बढ़, माने सामान एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में बहुत कम खर्च पड़ता है। आर्थिक और रोजगार के अवसर, तो सड़क परिवहन से व्यापार, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह ड्राइवर, मैकेनिक, परिवहन कंपनियां और सड़क निर्माण में लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। तो ये सब क्या हो गया, सड़क यातायात के 3 प्रमुख लाभ हो गए, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तो यही आपका आर्थिक और रोजगार का अवसर तो हवाई जहाज भी देगा, रेलवे वाला भी देगा, पानी जहाज भी देगा, ठीक है। ये तो उसमें भी हो जाएगा। माल और यात्री परिवहन में लचीलापन, तो ये तो तीनों में हो जाएगा कि माल को बहुत जल्दी से लेके चल जाएगा, सस्ता में लेके चल जाएगा। भले हवाई जहाज में क्या होगा, हवाई जहाज में सामान जो लेके जाएगा वो बहुत जल्दी लेके चल जाएगा, थोड़ा खर्चीला होगा लेकिन जल्दी लेके चल जाएगा, ठीक है। संभाल के लेके जाएगा और ये सब में थोड़ा देरी लगेगा लेकिन लेके चल जाएगा, कम खर्चा लगेगा। सुगम और सुविधाजनक तो वो भी है कि बड़ा आराम से, उसको कोई तकलीफ नहीं होता और वो बहुत दूर चला जाता है। और हवाई जहाज कब जरूरी होता है, जब बहुत दूर जाना होता है तब, ठीक है। सड़क से बहुत दूर नहीं जाया जा सकता है। तो ये सब का लाभ नुकसान आप लोगों को पता ही है, आप लोग पढ़े ही हैं, पढ़े हैं क्या, आप लोग जानते हैं, देखे हैं, थोड़ा सोचिएगा आंसर बन जाएगा।
अनुसंधान और विकास आधारित आर्थिक क्रियाकलाप की 3 विशेषताओं का बताओ। तो सबसे पहले तो आप लोग बोले हैं कि समझ में नहीं आ रहा भैया। देखो क्या है, अनुसंधान और विकास आधारित आर्थिक क्रियाकलापों के 3 प्रमुख विशेषताएं। एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर हम लोग कोई भी इकोनॉमिक, अगर आप कोई बाजार खोल रहे, आप कोई बिजनेस खोले, ठीक है, अब बिजनेस खोले तो आप पहले से रिसर्च कर लिए मार्केट के बारे में, और अपना जो बिजनेस खोल रहे उसमें क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो आर्थिक गतिविधि है क्या अच्छा है कि नहीं है? अगर आप लोग पहले से मार्केट देख ले रहे हैं कि हाँ मार्केट में ऐसा सामान कैसा मिल रहा है, और आप उससे थोड़ा और अच्छा करते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, तो ये अच्छा ही है। ठीक है, ये खराब क्या है? तो इसकी 3 विशेषताएं बतानी है। देखो, नवाचार, ठीक, तो अनुसंधान और विकास नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, अनुसंधान और विकास नई तकनीक, उत्पाद, नया उत्पाद मतलब नया सामान, और सेवाओं को, नया सर्विस को विकसित करने में मदद करता है। यह उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल और दवा कंपनी लगातार नए उत्पाद विकसित करते रहती है। ठीक है, तो नवाचार में कुछ नया होते रहेगा। तो हम लोग ये जो है रिसर्च और डेवलपमेंट, तो ये सब जो नया फ़ोन आ रहा है कैसे होता है, डिज़ाइन के लिए रिसर्च किया जाता है कि कैसा डिज़ाइन पसंद आ रहा है। ये जो कैमरा बढ़िया आ रहा है तो कैमरा के ऊपर खर्च होता है, कैमरा कैसे और बढ़िया हो, रिसर्च किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इसी नया कैमरा आता है अलग अलग तरह का। उच्च निवेश और जोखिम, अगर हम लोग बाजार में अच्छे से रिसर्च करेंगे, अपने सामान को डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, निवेश ज़्यादा लगेगा। और R&D गतिविधियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियाँ बड़े निवेशक की मांग करती है, और इसमें जोखिम भी अधिक होता है। किसी नए उत्पाद या तकनीक को विकसित करने में वर्षों लग सकते हैं, और यह जरूरी नहीं कि वह बाजार में सफल भी हो। ठीक है, तो 3 विशेषता यहाँ पे, तो विशेषता की जगह डरा दिया बेचारा को, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि इसमें विशेषता क्या है कि इसमें ज़्यादा पैसा भी लगता है और ज़्यादा जोखिम भी होता है। ठीक है, लेकिन चल गया तो बहुत चलता है। ठीक है, अगर ये चल गया तो बहुत, जैसे लाइट, कुछ नया हुआ था, बहुत चला गया था। ठीक है, लाइट जब बनाया थॉमस अल्वा एडिसन ने तो बहुत चला था, बहुत अमीर हो गया। ठीक, कोई भी नया चीज़ अगर आएगा तो अब या तो वो चल जाएगा या तो डूब जाएगा। अब बनाने में टाइम तो लगता ही है, नया चीज़ लाने में कुछ नया करना आसान तो नहीं है। ज्ञान और कौशल पर निर्भरता, अनुसंधान और विकास गतिविधियां अत्यधिक शिक्षित और प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों पर निर्भर करती है। अगर कुछ नया करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमियों की ज़रूरत है। ठीक है, इंजीनियर, विशेषज्ञ पर निर्भर करती है। क्रियाकलापों, उच्च तकनीक, ज्ञान और रचनात्मकता की मांग करते हैं, जिससे नए विचारों और खोजों को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया ना कि अनुसंधान और विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट। अनुसंधान माने कि रिसर्च करना, ठीक, रिसर्च। अनुसंधान कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश वाला ही समझ में आता है, हिंदी वाला नहीं समझ में आता। अनुसंधान माने क्या हुआ, रिसर्च करना। अच्छा, रिसर्च करना है, इतना आसान शब्द को अनुसंधान लिख दिया, लेकिन अनुसंधान ही बोला जाना चाहिए हिंदी में। तो जो है, ठीक है, अनुसंधान माने रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों जरूरी था, तो इन सब के लिए नवाचार आए। इसमें थोड़ा उच्च निवेश लगता है, जोखिम भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर चल गया तो बहुत एकदम चल गया, आपका ज़िंदगी पलट जाएगा। ज्ञान और कौशल पर निर्भरता, ये किस पर निर्भर करती है, ज्ञान और कौशल पर निर्भर करती है। ठीक, आपकी स्किल पर, कौशल माने स्किल, और नॉलेज कि आप कितना अच्छा स्किल है आपका, क्या क्या नया बना सकते हैं। आगे वो देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं के निर्माण में विशेषज्ञों की भूमिका। तो आर्थिक क्रिया, आपको कोई बिजनेस करना है, और अगर तो आप क्या, आपका दिमाग में आया और आप कर लेंगे अपना बिजनेस? नहीं, आप जाइएगा, पूछिएगा, जो वो बिजनेस करता है उससे पूछिएगा कि बताइए आप कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो वो पहले से किया हुआ है, विशेषज्ञ है, तो उससे राय लेना अच्छा है, या फिर जो उस काम में माहिर है उससे राय लेना अच्छा है। यहाँ पे तो छोटा मोटा ये बिजनेस का बात नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस का बात हो रहा है। तो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस के बारे में अगर इसमें करोड़ों रुपया लगना है, तो क्यों ना थोड़ा कुछ हज़ार रुपया दे के एक बार सलाह ले लिया जाए।
लाखों करोड़ रुपया लगाने से बढ़िया है कि कुछ हज़ार रुपया लेके एक बार थोड़ा सलाह ले लिया जाए कि हाँ, ये जो बिज़नेस करने जा रहे हैं ये प्रॉफ़िटेबल भी है कि नहीं है। किससे लेंगे? तो विशेषज्ञ से लेंगे। तो पूछते हैं विशेषज्ञ, तो इससे क्या-क्या लाभ होता है? देखो, विशेषज्ञों की आर्थिक क्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अपने ज्ञान और कौशल से उत्पादन, प्रबंधन, नवाचार को प्रभावी बनाते हैं। देखो, औद्योगिक विकास में योगदान। तो अगर कोई क्या है, विशेषज्ञ है, तो क्या करेगा? औद्योगिक विकास में योगदान देगा। विशेषज्ञ नई तकनीकों और मशीनों का विकास कर उत्पादन को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए इंजीनियर और वैज्ञानिक ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव उद्योग प्रौद्योगिकी उद्योगों में नवाचार लाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रबंधन और रणनीति। अर्थशास्त्री, प्रबंधक और वित्त विशेषज्ञ कंपनियों और सरकारों को कुशल आर्थिक नीतियां बनाने में सहायता करती है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो पहले से जानता होगा, वो लोग क्या करना होगा? वो लोग मैनेजमेंट करने में मदद करेगा और कैसे कैसे क्या करना है, रणनीति बनाने में मदद करेगा, स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। ठीक है। तो वे संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर आर्थिक विकास में योगदान कर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लो कि आज जो अंबानी जी हैं, वो एकदम उनका सारा बिजनेस एकदम ठप पड़ जाए और वो एकदम एक दिन में सड़क पे आ जाए, तो वो सड़क पे नहीं जाएंगे। उनको कोई बड़ी कंपनी अपने पास बुला लेगी कि आओ, इस तुमने इतनी सारी कंपनियां चलाई है, आपको मैनेजमेंट करने आता होगा, आप हमारी कंपनी को मैनेज करिए। ठीक है। तो ये लोग के पास क्या है? प्रबंधन करने की नीति है, रणनीति है। ठीक है। प्रबंधन मैनेज कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगेगा, पूरा मार्केट को कैसे बर्बाद करके रख देना है। बर्बाद करना माने अपना तो अच्छा चलेगा, बाकी जो कंपटीटर में है वो सब एकदम चल जाए। जैसे जियो लाए थे, सारा बहुत सारा कंपनी था, डोकोमो, आइडिया, सारा खत्म, सब मिला, माने बहुत खराब हुआ था उस टाइम उन कंपनियों के लिए। बेचारा लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, जियो आके सब बर्बाद कर दिया, लोग का पूरा जिंदगी तबाह कर दिया। देखो, अनुसंधान और नवाचार, ये लोग जो आदमी लोग हैं, ये लोग रिसर्च करेगा, कुछ नया नया ट्राई करेगा जो कि अच्छा हो। तो अनुसंधान करता नई खोजें कर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। जैसे कि नॉर्मल फ़ोन आ रहा था, नॉर्मल फ़ोन आते 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 क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्ले को कर्व कर दिया, कुछ नवाचार आया ना। ठीक है। थोड़ा डिस्प्ले को मोड़ दिए, पीछे में जो डिज़ाइन दे दिए वो थोड़ा लाइट वाला दे दिए कि अंधेरा में अब लाइट जलेगा, पीछे में थोड़ा लाइट लाइट दिखाई देगा। तो कुछ ये क्या है? नवाचार है। रिसर्च करने से क्या होगा? कुछ नया आएगा। जैसे चिकित्सा विशेषज्ञ नई दवाई विकसित। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार हमेशा करते रहना जरूरी है, काहे कि जो वायरस है, वायरस रहते रहते चेंज हो जाता है, तो हम लोग को भी दवाई को रहते रहते चेंज करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा नवाचार जरूरी है ये सब में, चिकित्सा में। ठीक है। तो ये 4 गो हो गया, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। तो समझाने के बाद फिर से अपने से पढ़ भी लीजिएगा। देखो, किन्हीं 3 का संक्षिप्त उत्तर दो। ये ग्रुप बी का ही है। ग्रुप बी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये भी कितना मार्क्स का था? ये हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स का था। 5 मार्क्स का तो नहीं होना चाहिए, कितना ऊपर जाना होगा। इसका तो हम मार्क्स ही नहीं लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, ये 5 मार्क्स का नहीं होना चाहिए और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ग्रुप बी में देखो, यहाँ पे से 2 क्वेश्चन लिखना है और यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। 3 क्वेश्चन लिखना है, के को दिया है 3 क्वेश्चन लिखना है, मतलब 6 दिया होना चाहिए। हाँ, 6 को दिया मतलब 3 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। तो वहाँ से 2 लिखना है, यहाँ से 3 लिखना है। तो देखो आगे क्या है, तो ए नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिवहन पेंडुलम सिद्धांत से आप क्या समझते हो? तो ये बड़ा बढ़िया सिद्धांत है। देखो, परिवहन पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम क्या होता है? जो घड़ी में इसे डोलता रहता है ना, उसको पेंडुलम सिद्धांत बोलते हैं। ठीक। तो ये परिवहन माने एक जगह से दूसरा जगह जाना, फिर वहाँ से आना, जाना आना, जाना आना। ऐसे कौन करता है? जो लोग काम में जाते हैं, दिन को कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से आते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से आते हैं, कलकत्ता फिर दिन में जाते हैं, फिर कलकत्ता से आते हैं। बड़ा बोरिंग काम है। एक तो आने जाने में हालत ख़राब हो जाता है कलकत्ता। ठीक। 1 घंटा ट्रेन का सफ़र, जाना आना, माथा ख़राब हो जाता है और उसके आने के बाद कुछ और काम करने का मन भी नहीं करता है। ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब तुम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस टाइम मेरा काम भी चल रहा था, कलकत्ता जाना आना। हम सोचे जाके आएंगे तो वीडियो बना लेंगे, लेकिन आने के बाद जो मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो बनाने का, तो उस टाइम तो हम वीडियो बना नहीं पाए थे ठीक से। ठीक। तो परिवहन पेंडुलम क्या है? जो लोग जाते हैं आते हैं।
परिवहन पेंडुलम सिद्धांत एक अवधारणा है जिसमें लोग या वस्तु है एक निश्चित मार्ग पर नियमित रूप से आगे पीछे यात्रा करती है, ठीक है, जैसे पेंडुलम की गति। यह आमतौर पर दैनिक आवागमन, जैसे घर के कार्यस्थल और से वापस आना। तो घर से कहाँ जाना, कार्यस्थल जाना, वर्क ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना पर लागू होता है। उदाहरण, शहरों में काम करने वाले लोग रोजाना ट्रेन या बस से यात्रा करते हैं, तो हो जाएगा पेंडुलम सिद्धांत। आगे देखते हैं, एक कारण के साथ कागज उद्योग में 2 महत्वपूर्ण देशों का उल्लेख कीजिए। तो देखो 2 महत्वपूर्ण देश क्या हो जाएगा, चीन और अमेरिका कागज उद्योग में। तो चीन क्या, यहाँ पर कागज उत्पादन के लिए कच्चे माल, बांस और लकड़ी की प्रचुरता है। यह सस्ती श्रम में, और श्रम भी क्या है, सस्ता है, ठीक है। आदमी लोग भी ज़्यादा पैसा नहीं लेता है, कम हो जाता है। जैसे भारत में 300-400 कोई काम करना तो हो जाता है सस्ता में। अमेरिका में क्या है, यहाँ पर तकनीक थोड़ा उन्नत है और बड़े पैमाने पर कागज रिसाइकलिंग सुविधा है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। तो एक एक कारण भी लिख दिए और देश का नाम भी लिख दिया, ठीक। उसके बाद देखते हैं समुद्री मत्स्य क्षेत्र क्या है। समुद्र में बड़े पैमाने पर मछलियों को चारा देना, मछलियों को बढ़ाना, ठीक है, इसको बोलते हैं समुद्री मत्स्य क्षेत्र। समुद्री मत्स्य क्षेत्र वे समुद्री स्थान है जहाँ मछलियों का बड़े पैमाने पर पालन और पकड़ा जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, वहाँ पर हम लोग मछली के लिए खाना वाना देते हैं, जिससे मछलियों की संख्या अधिक होती है, हम लोग देंगे, या फिर प्राकृतिक रूप से वहाँ पर ज़्यादा खाना उपलब्ध होता है। जैसे कहाँ का उदाहरण भी बोला है देने, तो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर पश्चिम का प्रशांत महासागर, जापान और चीन का जो तट है वो, ठीक है, जापान और चीन का जो तट है वो उत्तर पश्चिम का, इस तरफ का उत्तर पश्चिम जहाँ भी हो, ठीक है। जापान और चीन का तट, ये याद रखिएगा, जापान और तट और नॉर्वे और ब्रिटेन का तट, ये दो याद रखिएगा, ठीक है। जापान और चीन का तट और नॉर्वे और ब्रिटेन का तट, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर समुद्री मत्स्य क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी पर्यटन क्या है। पारिस्थितिकी, व्हाट इज इको टूरिज्म। तो टूरिज्म मतलब आपको पता ही है कि घूमना, और इको माने जब पेड़ पौधा हो, माने पेड़ पौधा ज़्यादा हो। पारिस्थितिकी पर्यटन ऐसा पर्यटन जो प्राकृतिक स्थलों की यात्रा को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इको टूरिज्म पारिस्थितिक पर्यटन जिसमें पेड़ पौधा, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति को बनाए रखना होता है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का, कोस्टा रिका का वर्षावन, ठीक है। हम लोग इको पार्क भी जानते हैं, इको पार्क में क्या पेड़ पौधा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इको टूरिज्म क्या, घूमना, तो पर्यावरण को देखना, जंगल वंगल घूमने जाना, जंगल वंगल। आगे देखते हैं सूचना सेवा क्या है। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन सर्विस। तो इन्फॉर्मेशन सर्विस देखो, वह सेवा जो विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करके उसे संगठित रूप में लोगों तक पहुंचाती है, जिससे यह संचार, शोध, शिक्षा और व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे टेलीविजन, समाचार, इंटरनेट, पुस्तकालय। गूगल भी क्या है, एक तरह का सूचना सेवा है। गूगल क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी क्या है, वो भी क्या है, सूचना सेवा है, ठीक। ये क्या करती है, हम लोग को सूचना देती है, ठीक। तो ये सूचना सेवा हुआ। तो यहाँ पे नीति निर्धारक किसे कहते हैं। तो नीति निर्धारक किसे कहेंगे, जो नीति बनाएगा, जो नीति को निर्धारित करेगा। तो कौन है नीति निर्धारक, वे व्यक्ति या समूह है जो किसी देश, संगठन या संस्थान के लिए नीतियाँ बनाते हैं और लागू करते हैं। ये सरकार, प्रबंधक या विशेषज्ञ हो सकते हैं जो निर्णय लेते हैं, ठीक है। जैसे अपना कोचिंग सेंटर का नीति निर्धारक कौन हो गया, मेरा वाला, तो हम हो गए। मेरा मन करेगा तो हम ट्यूशन बुलाएंगे, हम बुलाएंगे इतना टाइम में आना है, इतना टाइम में नहीं आना है, इतनी दिन छुट्टी रहेगा, इतनी नहीं रहेगा। तो नीति निर्धारक हम हो गए। तो नीति निर्धारक इसे कहते हैं जो पॉलिसी बनाता है। ये तो छोटा मोटा हो गया। जो बड़ा बड़ा पूरा देश का नीति निर्धारक होता है, उन लोग के सेंस में कहा गया है कि नीति निर्धारक कौन, जो लोग, वे व्यक्ति या समूह जो किसी देश या संगठन के स्थान पर नीतियाँ बनाते हैं, तो वही हो जाए। सरकार के मंत्री, कंपनी का CEO, योजना आयोग, ये सब। अब देखो इतना सारा क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद भी अभी भी क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट सी, देखो पार्ट सी में भी क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी। तो भारत की ज्योग्राफी देखते हैं। भारत का जनसंख्या मानचित्र वर्षा मानचित्र का अनुसरण करता है। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो पूछ क्या रहा है, तो भारत का जनसंख्या मानचित्र, अगर भारत का जनसंख्या मानचित्र देखेंगे कि ये जो भारत है, इसे करके भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो और भारत पर कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो वर्षा वाला क्षेत्र पर ज़्यादा आदमी लोग रहता है। माने जहाँ पर नॉर्मल ठीक ठाक वर्षा होता है, अच्छा खासा वर्षा होता है, वहाँ पर आदमी लोग ठीक ठाक रहता है।
अब मोसिनराम में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है तो वहाँ पर वैसा नहीं बोला जा रहा है। जहाँ पर अधिक वर्षा होता है वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होता है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे भारत में अधिकतर जनसंख्या वाले घने वर्षा वाले क्षेत्रों में बसती है, क्योंकि कृषि और जल स्रोतों की उपलब्धता वहाँ अधिक होती है। कृषि, खाना वाना, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या है, जबकि कम वर्षा वाले थार रेगिस्तान, दक्कन के शुष्क क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का जनसंख्या मानचित्र वर्षा मानचित्र का अनुसरण करता है, ठीक है। तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा? यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब जो राज्य हैं यहाँ पर क्या होता है? वर्षा ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है। उसके बाद पंजाब भी है। तो भारत में मौसम की विभिन्नता के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग के 3 प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर छोटा लिखना है, 2 मार्क्स का है तो नहीं, हाँ 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है, तो ये इतना उत्तर लिखने से काम चल जाएगा। देखो, भारत में मौसम की विभिन्नता के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग के 3 प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारत का मौसम में विभिन्नता के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग भारत के मौसम में क्या प्रभाव डाल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या प्रभाव डालेगा? भारत के मौसम को गर्म कर देगा। जैसे कि अभी गर्मी आने वाला है, तैयार हो जाओ, कमर कस लो, इतना ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक, कि एकदम कुछ करने का मन नहीं करेगा। गर्मी में इसी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मई जून का गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तो तैयार हो जाओ, गर्मी का तैयारी कर लो। देखो, तो तापमान में वृद्धि से ये सब क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते है। तापमान में वृद्धि से गर्मियों में लू की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे मानव स्वास्थ्य और कृषि प्रभावित हो रही है। हर स्कूल में जो स्कूल में क्या करता है, प्रार्थना करवाता है, तो रोज एक जन बेहोश होता है गर्मी के दिन में, ठीक है। लड़कियां ज़्यादा बेहोश होती है। अनियमित वर्षा, मानसून का पैटर्न बदल रहा है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के चलते। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता था वहाँ सूखा पड़ जा रहा है, जहाँ पर सूखा पड़ता था वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जा रहा है। तो ऐसा वैसा हो रहा है, ठीक है। हिमनदों का पिघलना, अब क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रहा है तो जो बर्फ की नदियां हैं वो पिघल रही है जल्दी एकदम। और ये आ जाएगा आपका लास्ट में, नहीं, तीसरा नंबर, भारत में वन संरक्षण के 3 प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। 4 गो में से कोई 2 गो लिखना है। तो भारत में वन संरक्षण के लिए 3 प्रमुख विधि काची है। तो वनीकरण, अत्यधिक पेड़ लगाए जाते हैं और कटे हुए जंगलों को फिर से उगाया जाता है। कानूनी संरक्षण, सरकार वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित घन घोषित कर दिया है। यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं काट सकता है। जहाँ जहाँ पर ये सब वन को घोषित कर दिया गया, ये यहाँ पर कोई पेड़ नहीं काटेगा, तो उन सब क्षेत्रों को घोषित कर दिया गया है, ठीक है। सामुदायिक भागीदारी, वन संरक्षण में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है, जैसे जंगल बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन, ये सब स्थानीय लोग भी उसमें भागीदारी लेते हैं कि जंगल हम लोग का सेफ रहे, ठीक है। आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। आपदा प्रबंधन आप लोग को पता ही है कि कोई अचानक से आपदा आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो क्या करना है? तो इसके क्या है विभिन्न चरण? रोकथाम, संभावित आपदाओं को रोकने के लिए योजनाएं और सुरक्षा उपाय बनाए जाते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रक, भवन निर्माण नियम। तैयारी, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन योजनाएं, जागरूकता अभियान और बचाव दलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिक्रिया, आपदा के तुरंत बाद राहत कार्य किए जाते हैं, जैसे बचाव अभियान, चिकित्सा सहायता और आपूर्ति वितरण, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। प्रभावित क्षेत्रों में पुनः निर्माण, प्रभावित लोगों की मदद और बेहतर संरचनाएं विकसित की जाती है ताकि भविष्य में जोखिम कम हो, ठीक है। तो ये सब किया जाता है आपदाओं से बचने के लिए। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट ही है ना? हाँ लास्ट। तो लास्ट सुन के एकदम खुशी आ जाता है चेहरा पे कि लास्ट, चलो खत्म हुआ, कब तक सुन रहे थे इनका बकवास, ठीक है। तो आप सुनना पड़ेगा, परीक्षा है। तो किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर अति संक्षेप में लिखें। तो कोई भी 2 गो प्रश्न का लिखना है। यहाँ पे अगर आप 2 गो दिया हुआ है, 2 गो में से 1 गो लिखना है। 2 नहीं, 1 प्रश्न, ये 2 काहेला आ गया है, छापने में काले सब गलती हो गई। एनी 1 करना है, ठीक है। 2 गो दिया हुआ है, एनी 1। मानसून पर एल नीनो का 2 प्रभाव लिखिए। देखो, एल नीनो का चाहिए तो एक तरह का हवा है, ठीक है। तो एल नीनो के कारण भारत में मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती है। जैसे कि इस साल होने वाला था, एल नीनो आने वाला था। एल नीनो की वजह से मानसून देर से आ सकता है और जल्दी समाप्त हो सकता है, ठीक है। कहा गया था इस साल एल नीनो आएगा, ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एल नीनो की ला नीनो, मैंने इसी एगो एल नीनो है, एगो ला नीनो है, दोनों में से कोई एगो आने वाला था। वो मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है एल नीनो का? तो एल नीनो हवा जब आता है ना, तो मानसून थोड़ा दूर
मानसून से कम वर्षा होता है, जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। और अनियमित मौसम, मौसम देर से आ सकता है, जल्दी चला जाता है। और ये हवा कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि बारिश कम होता है, कम वर्षा करती है और मौसम थोड़ा अजीब होता है, माने देर से आएगा जल्दी चला जाएगा। ऐसा कब होता है? जब एल नीनो का प्रभाव देखा जाता है, तब इससे मानसून पर यह प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल के जलवायु संकट क्षेत्र की सूची तैयार कीजिए। पहले आदमी लोग को ये लगता था कि अगर वर्षा ठीक से नहीं हुआ तो ये आदमी कोई पाप किया है, ठीक, ये आदमी के चलते वर्षा नहीं आया, इसको मार दो, इसको मारेंगे उसके बाद बरसात होगा। सही में उसको मारने के बाद बरसात हो जाता है, क्योंकि बरसात तो होगा ही। अब किसी को मारने के बाद इत्तेफाक से आए या उसको नहीं भी मारते तो बारिश तो होने वाला था। मार के उसको बलि दे दिया गया, फिर देखिए उसके एक दिन बाद बारिश होने लगा। ये सोच के अरे बहुत अच्छा बात है, तो ये तो पापी आदमी लोग को मारने से बारिश आ गया, मतलब हर साल को पापी आदमी को मारेंगे तो बारिश आएगा। तो इससे जोड़ के देखा जाता था पहले, लेकिन अभी ठीक है। अभी क्या पता चलता है कि हाँ, अभी पता है कि एल नीनो के प्रभाव से क्या होता है, बारिश कम हो जाता है, तो किसी को मारने वारने की जरूरत नहीं है। एल नीनो आया था, एल नीनो। पश्चिम बंगाल के जलवायु संकट क्षेत्र की सूची तैयार कीजिए। देखो पश्चिम बंगाल के जलवायु संकट क्षेत्र कौन कौन सा? देखो सुंदरवन क्षेत्र, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रहा है, चक्रवात से प्रभावित होता है, तो इससे सुंदरवन क्षेत्र को खतरा है। वहाँ पर तो कुछ जगह है सुंदरवन में जो द्वीप था, पहले द्वीप था, अभी तो पूरा डूब गया है, क्योंकि ग्लेशियर बढ़ रहा है, ठीक, पानी का स्तर बढ़ रहा है। दार्जिलिंग और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, भूस्खलन और अनियमित वर्षा की समस्या। दार्जिलिंग और उत्तरी पहाड़ी में क्या होता है, वहाँ पर जमीन खिसकने का समस्या होता है और बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है, कभी बहुत कम वर्षा होता है। अगर आप लोग पहाड़ी इलाका घूमने गए होंगे तो आपको पता है कि पहाड़ से जमीन खिसक जाता है, चट्टान वट्टान ऊपर से गिरते रहता है, आप जा रहे हैं ऊपर से चट्टान गिर रहा है। बड़ा खतरनाक जगह है पहाड़ी इलाका, देखने में बड़ा सुंदर लगता है लेकिन उतना ही खतरनाक है। पश्चिमी जिला, देखो पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर में क्या क्या है, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये सब। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, यहाँ पे सूखा ज़्यादा हो जाता है। गंगा तटीय क्षेत्र, बाढ़ और कटाव की समस्या है। गंगा का तटीय क्षेत्र जो है, बाढ़ और कटाव की समस्या। दक्षिणी तटीय क्षेत्र, और इधर जो उड़ीसा बंगाल की तरफ है, बंगाल उड़ीसा, यहाँ पर चक्रवात का खतरा मंडराया हुआ रहता है। तो ये सब क्या है, पश्चिम बंगाल के, अच्छा पश्चिम बंगाल का ही बोला है, तो पश्चिम बंगाल का जलवायु ये सब है, ठीक है, हमको इंडिया का बोला, ठीक है। तो ये हम लोग का मॉडल पेपर 1 खत्म हो गया, और आज रात को हम इसका पीडीएफ बना देंगे, तो कल मॉडल पेपर 2 देखा जाएगा। तब तक आप इसको याद कीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दें हम, इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर आप लोग कि स्कूल से कुछ सजेशन दिया गया है, अगर मेरे पास टाइम है तो हम बना देंगे, मेरे व्हाट्सअप में सेंड कर दीजिए क्वेश्चन आंसर। अगर मेरे पास टाइम होगा तो बना देंगे, ठीक है, या फिर मेरा मन करेगा तो बना देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा करने के बाद मेरा मन करता नहीं है वो सब बनाने का, और फिलॉसफी भी पढ़ाना है, तो भेज दीजिएगा। अगर पहले मिला लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें है, मिल रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो हमको भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल से सजेशन दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस ठीक है, अब मिलते हैं।